हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। कल हमने झुंझुनू जिले का पार्ट फर्स्ट कवर किया था, जिसके अंदर हमने झुंझुनू जिले के मेले, त्योहार आदि पर बात की थी। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज की इस क्लास में हम जो शेष मंदिर, महत्वपूर्ण स्थान, नदियां, नृत्य छूट गए थे, उन्हें पूरा करेंगे। क्लास के पार्ट फर्स्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप उस लिंक पर जाकर पहली क्लास से झुंझुनू जिले की कहानी समझ सकते हैं, जिससे ये क्लास आपको और अच्छे से समझ आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कल हमने प्रमुख मंदिर देखे थे, जिसमें पहला मंदिर था रानी सती मंदिर झुंझुनू, दूसरा था रघुनाथ जी चूड़ावत का मंदिर खेतड़ी झुंझुनू और तीसरा था लोहागढ़ झुंझुनू के अंदर। तो आज हम चौथा करेंगे, जिसमें नरहर शरीफ की दरगाह है। तो बात करते हैं नरहर शरीफ की दरगाह। नरहर शरीफ की दरगाह झुंझुनू जिले की चिड़ावा तहसील के नरहर नामक कस्बे में स्थित है। नरहर शरीफ की दरगाह वास्तव में बाबा शक्करबार पीर की दरगाह है। बाबा शक्करबार पीर को हाजी बाबा तथा बागड़ का धनी भी कहा जाता है। बाबा शक्करबार पीर की दरगाह पर प्रत्येक वर्ष जन्माष्टमी के दिन मेला भरता है। बाबा शक्करबार पीर की दरगाह की पवित्र भूमि सांप्रदायिक सद्भाव का अनूठा स्थल है, अर्थात जहां हिंदू और मुस्लिम दोनों जाते हैं। बाबा शक्करबार पीर की दरगाह में 3 दरवाजे हैं, बुलंद दरवाजा, बसंती दरवाजा और बंगली दरवाजा। अब इसको याद कैसे रख सकते हैं? इसकी ट्रिक याद रखना, नर का जन्म बाग में हुआ। नर से नरहर शरीफ की दरगाह, जन्म से कब मेला लगता है? जन्माष्टमी को, और बाग से इसे बागड़ का धनी भी कहा जाता है। उसके बाद लिखा है फिर उसे कमरे में ले गए। कमरे से याद रखना, एक और भी दरगाह झुंझुनू जिले में स्थित है, जिसका नाम है हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह। तो ये आप दोनों दरगाह याद रखना, एक तो नरहर शरीफ की दरगाह, दूसरी हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह। अब नरहर शरीफ की दरगाह के 3 दरवाजे याद रखने की ट्रिक है। बसंती हौसला बुलंद करके बगल वाले दरवाजे से चली जा। बसंती से बसंती दरवाजा, बुलंद से बुलंद दरवाजा और बगल से बगली दरवाजा। ये तीनों के तीनों दरवाजे नरहर शरीफ की दरगाह में स्थित हैं। और इन पर हर बार सवाल पूछा जाता है कि बुलंद दरवाजा किस दरगाह में है? तो किस दरगाह में है? नरहर शरीफ की दरगाह में है। अब स्क्रीन पर आपको नरहर शरीफ की दरगाह दिखाई दे रही होगी। इसे बाबा शक्कर पीर दरगाह भी कहते हैं। और इसका कहने का पीछे का कारण क्या है कि इसके गुंबद से, यानी कि यहाँ से लोगों का मानना है कि यहाँ से शक्कर बरसती थी, इसीलिए इसे शक्कर वाला बाबा भी कहा गया है। अब चौथी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है रघुनाथ जी चूड़ावत का मंदिर। कौन सा मंदिर? रघुनाथ जी चूड़ावत का मंदिर। जैसे कि कहानी में हमने देखा था, रानी के पति का नाम क्या होता है? रघु होता है। तो उसी से याद रखना है, रघुनाथ जी चूड़ावत का मंदिर खेतड़ी का प्रसिद्ध मंदिर है। हमने देखा था कि रघु खेत से क्या निकाल रहा था? तांबा निकाल रहा था। तो खेत से याद रखना है, खेतड़ी का प्रसिद्ध मंदिर है। रघुनाथ जी के मंदिर का निर्माण राजा बख्तावर की रानी चूड़ावत ने करवाया था। रघुनाथ जी चूड़ावत का मंदिर झुंझुनू जिले के खेतर नगर में स्थित है। अब इस मंदिर की खास बात क्या है? इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ राम व लक्ष्मण की मूंछों वाली मूर्तियां स्थित हैं। तो रानी के देवर राम और लक्ष्मण से आपको याद रखना है कि राम व लक्ष्मण की मूंछों वाली मूर्तियां यहाँ स्थित है। ऐसी मूर्तियां भारत के अंदर 3 जगहों पर स्थित है, जिसमें से पहली कहाँ है? राजस्थान के रघुनाथ चूड़ावत जी का मंदिर, जो कि झुंझुनू में स्थित है। अब आपको स्क्रीन पर रघुनाथ जी चूड़ावत का मंदिर दिखाई दे रहा है। इसमें ध्यान से देखिए, राम के भी मूंछें हैं और लक्ष्मण के भी मूंछें हैं। तो याद रखना है, रघुनाथ जी मंदिर की सबसे खास बात क्या है? यहाँ राम और लक्ष्मण की मूंछों वाली मूर्तियां स्थित हैं। अब प्रमुख मंदिरों में हमने रानी सती मंदिर कर लिया है, रघुनाथ जी चूड़ावत का मंदिर कर लिया है, लोहागढ़ मंदिर कर लिया है, नरहर शरीफ की दरगाह कर ली है और हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह भी कर ली है। इस दरगाह की कोई खास बात नहीं है, इसलिए इसका नाम याद रखना कि हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह कहाँ स्थित है? तो झुंझुनू जिले में स्थित है। तो एक बार फिर से याद कर लेते हैं, रानी सती मंदिर की खास बात क्या थी? रानी सती अग्रवाल जाति की थी। इनके परिवार में सबसे ज्यादा सतियां हुई थी, 13 सती। और इनके मंदिर को नारायणी बाई का मंदिर भी कहा जाता है। दूसरा है रघुनाथ जी चूड़ावत का मंदिर। इस मंदिर की खास बात क्या है? ये खेतड़ी झुंझुनू में स्थित है और यहाँ राम और लक्ष्मण की मूंछों वाली मूर्तियां स्थित है। तीसरा जिसकी बात हम करें वो है लोहागढ़ झुंझुनू में स्थित है। यहाँ की खास बात क्या है? यहाँ सूर्य कुंड स्थित है, जिसके अंदर पांडवों के हथियार पिघल गए थे। और दूसरा क्या है? यहाँ पर मालखेतु परिक्रमा स्थित है, जिसे 24 कोसी की परिक्रमा भी कहते हैं। तो ये दोनों बातें याद रखना।
चौथी है नरहट शरीफ की दरगाह। इसकी भी बातें याद रखना। इसे बागड़ का धनी भी बोलते हैं और इसे शक्कर वाला बाबा भी बोलते हैं। तो ये कहाँ स्थित है? ये झुंझुनू में स्थित है और सांप्रदायिक सद्भाव का चिन्ह है। और पांचवी दरगाह कौन सी है? हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह। ये भी कहाँ स्थित है? झुंझुनू जिले में स्थित है। तो इसका नाम आपको याद रखना है। अब बात करते हैं झुंझुनू जिले के प्रमुख दर्शनीय स्थल की, जिसमें पहला कौन सा है? खेतड़ी महल झुंझुनू। दूसरा कौन सा है? खेतड़ी झुंझुनू। तीसरा है अजीत सागर बांध बांसियाल गांव खेतड़ी झुंझुनू। चौथा है स्वामी विवेकानंद म्यूजियम खेतड़ी झुंझुनू। पांचवा है पिलानी झुंझुनू। छठा है महनसर झुंझुनू और सातवां है नवलगढ़ झुंझुनू। अब इनकी खास बातें आपको याद रखनी है। तो चलते हैं सबसे पहले खेतड़ी महल झुंझुनू पर। अब सबसे पहले बात करते हैं खेतड़ी महल। खेतड़ी महल कहाँ स्थित है? झुंझुनू में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया है? इसका निर्माण रानी के भाई महाराजा भोपाल सिंह के द्वारा अपने ग्रीष्मकालीन विश्राम के लिए झुंझुनू में लगभग 1770 में करवाया गया था। खेतड़ी महल अनेक खिड़कियों व झरोकों से रहित है। खेतड़ी महल में जयपुर के हवा महल की झलक मिलती है। ये देखिए, इसमें अनेक खिड़कियां ही खिड़कियां हैं। अब बताओ आप कि जब खेत के अंदर कोई महल बनाएंगे तो उसमें ऑब्वियसली बात है खिड़कियां रखनी पड़ेगी ताकि शुद्ध हवा आ सके। तो इस महल की खास बात क्या है? इसे हवा महल भी बोलते हैं क्योंकि इसमें खिड़कियां ही खिड़कियां हैं। और ये किसने बनवाया था? ये राजा भोपाल सिंह ने बनवाया था। और कहानी से आपको याद रखना है, भोपाल कौन था? रानी का भाई था। और ये कहाँ बनवाया गया है? खेत में, यानी कि खेतड़ी झुंझुनू में। ये देखिए, खेतड़ी महल को राजस्थान का दूसरा हवा महल व झुंझुनू का हवा महल भी कहते हैं। खेतड़ी महल शेखावटी कला व स्थापत्य कला का विश्वसनीय उदाहरण माना जाता है। अब राजस्थान का दूसरा हवा महल किस लिए कहते हैं? क्योंकि राजस्थान का पहला हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। और राजस्थान का दूसरा हवा महल कहाँ स्थित है? झुंझुनू का खेतड़ी महल राजस्थान का हवा महल कहलाता है। खेतड़ी महल शेखावटी कला व स्थापत्य कला का विश्वसनीय उदाहरण माना जाता है। तो ये खास बातें खेतड़ी महल के बारे में आप याद रखना। पहली कि खेतड़ी महल कहाँ स्थित है? खेतड़ी महल झुंझुनू में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराजा भोपाल सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। और इसे राजस्थान का दूसरा हवा महल भी कहते हैं और झुंझुनू जिले का हवा महल भी कहते हैं। खेतड़ी महल शेखावटी कला व स्थापत्य कला का विश्वसनीय उदाहरण माना जाता है। खेतड़ी महल था। दूसरा है खेतड़ी। ये एक जगह है। खेतड़ी झुंझुनू जिले का प्रमुख नगर है। खेतड़ी नगर की नींव राजा खेत सिंह निर्माण के द्वारा डाली गई थी। भारत तथा राजस्थान की ताम्र नगरी खेतड़ी को कहा जाता है। मैंने जैसा कि कहानी में बताया था, रघु खेत से क्या निकाल रहा था? तांबा निकाल रहा था। तो उसी से याद रखना है, भारत तथा राजस्थान की ताम्र नगरी खेतड़ी को कहा जाता है क्योंकि खेतड़ी में भारत का एकमात्र तांबा उत्पादक संस्थान हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड स्थित है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? वो कोलकाता में स्थित है। अब स्वामी जी का रिलेशन किससे है? खेतड़ी से। खेतड़ी से स्वामी विवेकानंद का गहरा संबंध है क्योंकि खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह हैं। स्वामी जी का नाम क्या था? अजीत सिंह ही था। खेतड़ी से स्वामी विवेकानंद का गहरा संबंध है क्योंकि खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह से स्वामी विवेकानंद का पारिवारिक संबंध होने के कारण स्वामी विवेकानंद शिकागो धर्म सम्मेलन में जाने से पूर्व स्वामी विवेकानंद खेतड़ी आए थे। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद नाम खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने ही दिया था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता पंडित मोतीलाल नेहरू की प्रारंभिक शिक्षा भी खेतड़ी से ही हुई थी। खेतड़ी में खेतड़ी का किला, गोपालगढ़ का दुर्ग, गोपीनाथ का मंदिर, रामकृष्ण मिशन का मठ, पन्नालाल शाह का तालाब या सतरंगी तालाब आदि दर्शनीय स्थल स्थित हैं। तो इतनी सारी खूबियों के कारण ही खेतड़ी अपने आप में एक प्रमुख नगर बन जाता है। तो खेतड़ी नगर कहाँ स्थित है? झुंझुनू के अंदर स्थित है। रघु खेत में क्या निकाला था? तांबा। इसी से याद रखना है कि भारत की तांबर नगरी कहलाती है। भारत का एकमात्र तांबा उत्पादक संस्थान हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी में ही स्थित है, पर इसका प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? वो कोलकाता में स्थित है। और खेतड़ी में ही स्वामी विवेकानंद जी आए थे। और अब उसके अलावा खेतड़ी में क्या है? खेतड़ी का किला, गोपालगढ़ का दुर्ग, गोपीनाथ का मंदिर, रामकृष्ण मिशन का मठ, पन्नालाल शाह का तालाब या सतरंगी तालाब आदि दर्शनीय स्थल हैं। तो ये आप याद रखना। ये देखिए हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो कि खेतड़ी में स्थित है। अब बात करते हैं अजीत सागर बांध की। ये भी कहाँ स्थित है? बासियाल गांव खेतड़ी झुंझुनू में ही स्थित है। अजीत सागर बांध का निर्माण राजा अजीत सिंह ने अपने नाम के ऊपर ही करवाया था। राजा अजीत सिंह ने करवाया था। अजीत सागर बांध झुंझुनू जिले की खेतड़ी पंचायत समिति के
डांडा फतेहपुर ग्राम पंचायत के बांसियाल गांव में स्थित है। अब चौथा है स्वामी विवेकानंद म्यूजियम, खेतड़ी झुंझुनू। स्वामी विवेकानंद म्यूजियम को बनाने की घोषणा स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती पर 12 जनवरी 2013 में की गई थी। स्वामी विवेकानंद म्यूजियम खेतड़ी झुंझुनू में निर्माणाधीन है। ये देखिए, आपको स्क्रीन पे स्वामी विवेकानंद म्यूजियम दिखाई दे रहा है। ये कहाँ स्थित है? खेतड़ी झुंझुनू में स्थित है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है पिलानी झुंझुनू। पिलानी झुंझुनू के अंदर एक जगह का नाम है। पिलानी झुंझुनू जिले का एक प्रमुख शहर है जिसे तकनीकी शिक्षा का राष्ट्रीय सिरमौर भी कहा जाता है। पिलानी में बिरला प्रौद्योगिकी व विज्ञान संस्थान, बिट्स, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस तथा केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान श्री सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। पिलानी में बिरला हवेली, पंचवटी तथा बिरला तकनीकी म्यूजियम आदि दर्शनीय स्थल है। बिरला तकनीकी म्यूजियम का भारत का पहला उद्योग व तकनीकी म्यूजियम है। बिरला तकनीकी म्यूजियम की स्थापना 1954 में पिलानी में की गई थी। रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने ब्रह्मोस मिसाइल का प्रोजेक्ट पिलानी के निकट स्थापित करने की परियोजना वर्ष 2010 में स्वीकार की है। भारत के प्रसिद्ध उद्योग मंत्री श्री घनश्याम दास बिरला का संबंध पिलानी से है क्योंकि श्री घनश्याम दास बिरला का पैतृक गांव पिलानी ही है। तो पिलानी कहाँ स्थित है? झुंझुनू। याद रखना, कहानी में हमने बात की थी कि मुझे पानी भी नहीं पिलाया। पिलाया से पिलानी कहाँ स्थित है? झुंझुनू में। और स्वामी जी क्या पी रहे थे? बीड़ी। बीड़ी से याद रखना बिरला तकनीकी कहाँ स्थित है? बिट्स कहाँ स्थित है? झुंझुनू में स्थित है। ये देखिए, बिट्स पिलानी का एक दर्शनीय स्थल। अब आगे चलते हैं, देखते हैं महनसर झुंझुनू। महनसर झुंझुनू जिले की अलसीसर पंचायत समिति के महनसर ग्राम पंचायत का एक गांव है। महनसर की पौधारों की सोने की दुकान प्रसिद्ध है जिस पर भित्ति चित्रों में स्वर्णिम पॉलिश की गई है। इस दुकान या हवेली में 3 गुंबददार छत है जिस पर बाईं तरफ रामायण के दृश्यों को चित्रित किया गया है, बीच में विष्णु के अवतार तथा दाईं तरफ कृष्ण के जीवन के दृश्यों को चित्रित किया गया है। तोलाराम मस्खरा का महफिल खाना भी महनसर में ही स्थित है। महनसर गांव महनसर शराब के लिए भी प्रसिद्ध है। महनसर गांव महनसर शराब के लिए भी प्रसिद्ध है। तो ये सारी की सारी चीजें आप याद रखना। पहली बात, यहाँ के पौधारों की हवेली प्रसिद्ध है जिस पर की स्वर्णिम पॉलिश की गई है। इसके अलावा महनसर शराब भी यहाँ की प्रसिद्ध है। इसको याद रखने का तरीका, जैसे हमने कहानी में बात की थी कि मैंने मन से शराब पी थी। मन से यानी कि महनसर, और शराब से यहाँ की शराब प्रसिद्ध है। ये देखिए महनसर की शराब। अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि भित्ति चित्र क्या होते हैं। भित्ति चित्र का अर्थ है ऐसा चित्र जो दीवार पर बनाया गया हो। तो आप देखेंगे शेखावटी क्षेत्र की हवेलियों में आपको हर जगह ऐसे चित्र बनाए हुए दिखाई देंगे जो कि दीवारों पर बने हुए हैं और इनमें रंग भरा हुआ है। अब बात आती है कि इस क्षेत्र में इतनी हवेलियां क्यों हैं। तो पहले ऐसा था कि बहुत सारे व्यापारी इस क्षेत्र में आकर रहने लगे थे, तो उन्होंने अपनी अपनी हवेलियां बनवाई थी और उनको इन्हीं भित्ति चित्रों से सजवाया था। बाद में वो इस प्रदेश छोड़कर चले गए और ये हवेलियां यहीं रह गई, जो आज के टाइम में अपनी छाप लिए हुए खड़ी हैं। बड़ी ही खूबसूरती के साथ दीवारों को चित्रों की सहायता से सजाया गया है। अब देखिए अंदर बाहर दोनों तरफ कितने सुंदर सुंदर चित्र बने हुए हैं। इनको क्या बोलते हैं? इन्हें भित्ति चित्र बोलते हैं। और शेखावटी क्षेत्र की हवेलियों की खास बात यही है। इसी कारण इस क्षेत्र में बहुत सारी हवेलियां अपने लिए प्रसिद्ध हैं। अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं नवलगढ़ की। नवलगढ़ कहाँ स्थित है? झुंझुनू में स्थित है। नवलगढ़ झुंझुनू जिले की एक पंचायत समिति है। नवलगढ़ क्षेत्र को शेखावटी की स्वर्ण नगरी, याद रखना, स्वर्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता है। नवलगढ़ में भक्तों की हवेलियां, 8 हवेली कॉम्प्लेक्स, चौखानी परिवार की हवेली, पोदारों की हवेली, बगेरियों की हवेलियां, रूपनिवास महल आदि प्रमुख दर्शनीय स्थल है। तो नवलगढ़ से क्या याद रखना है? नवलगढ़ क्षेत्र को शेखावटी की स्वर्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता है और तांबर नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? खेतड़ी को। ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। अब बात करते हैं झुंझुनू जिले की नदियों की।
तो झुंझुनू जिले में एक ही नदी बहती है, कांतली नदी या काटली नदी, दोनों इसी के ही नाम है। झुंझुनू की एकमात्र नदी कांतली नदी या काटली नदी है। काटली नदी राजस्थान राज्य के सिक्कर जिले के रेवासा गांव की खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। तो इसे याद रखने का तरीका क्या है? किसी चीज को काटने से उस चीज के क्या हो जाते हैं? खंड हो जाते हैं, यानी कि उस चीज के पार्ट हो जाते हैं। तो कातली नदी कहाँ से निकलती है? खंड से, खंडेला की पहाड़ियों से। और ये पहाड़ियां कहाँ स्थित है? सिक्कर में। तो कातली नदी खंडेला की पहाड़ियों से निकलने के बाद सिक्कर जिले में बहती हुई झुंझुनू जिले के मंडेला नामक स्थान पर विलुप्त हो जाती है। कातली नदी झुंझुनू जिले की बगड़ नामक स्थान पर झुंझुनू जिले को दो भागों में विभाजित करती है, यानी कि ये बीच में से गुजरेगी और झुंझुनू जिले के दो पार्ट कर देगी। कातली नदी के बहाव क्षेत्र को क्या बोला जाता है? तोरावाटी। बहुत बार क्वेश्चन आता है कातली नदी के बहाव क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तोरावाटी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। जैसे कि हमने कहानी में बात की थी कि मैंने क्या खाई? तोरू की सब्जी और बाटी खाई, उसी से याद रखना है। कातली नदी के बहाव क्षेत्र को तोरावाटी नाम से जाना जाता है। कातली नदी अंतः प्रवाह व पूर्णतः वर्षा पर आधारित नदी है, यानी कि जब वर्षा होगी तभी इसमें पानी आएगा। याद रखने की ट्रिक नीचे लिखी हुई है, काट या काटने से हर चीज के खंड हो जाते हैं। तो कातली नदी कहाँ से निकलती है? खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। और खंडेला की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? सिक्कर में स्थित है। कातली नदी झुंझुनू जिले को दो भागों में विभाजित कर देती है। कातली नदी झुंझुनू जिले को दो भागों में विभाजित कर देती है और कहाँ करती है? बगड़ नामक स्थान पर। इसके बहाव क्षेत्र को क्या बोलते हैं? तोरावाटी क्षेत्र कहा जाता है। अब बात करते हैं कि संरक्षण रिजर्व क्या होते हैं, कंजर्वेशन रिजर्व क्या होते हैं। संरक्षण रिजर्व को संरक्षण आरक्षित भी कहा जाता है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार संरक्षण रिजर्व ऐसे संरक्षित क्षेत्र होते हैं जो राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जीव अभयारण्यों और आरक्षित संरक्षित वनों के बीच बफर जोन या संयोजक और वन्य जीव गलियारे के रूप में कार्य करते हैं। ऐसे क्षेत्र जो या तो अभयारण्यों के बीच में स्थित हो, या दो अभयारण्यों के बीच में स्थित हो, या संरक्षित वनों के बीच में स्थित हो, तो उनको क्या बोला जाता है? संरक्षण रिजर्व क्षेत्र बोला जाता है। तब आगे देखते हैं इस क्षेत्र को ऐसा बनाने की शर्तें क्या है। तो अब देखते हैं किसी भी क्षेत्र को संरक्षण रिजर्व कब घोषित किया जाता है। राज्य सरकारें राज्य वन्य जीव बोर्ड और स्थानीय समुदायों के साथ परामर्श करने के पश्चात संबंधित राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन सम्मिलित विशेषता वाले क्षेत्रों को संरक्षण रिजर्व घोषित कर सकती है। उसकी पहली शर्त क्या है? ऐसे क्षेत्र जो राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के समीप स्थित हों। ऐसे क्षेत्र जो एक संरक्षित क्षेत्र को दूसरे संरक्षित क्षेत्र से जोड़ते हों। तीसरी शर्त क्या है? वनस्पतियों तथा प्राणियों और उनके आवास की सुरक्षा करने वाले भू परिदृश्य एवं समुद्री परिदृश्य, चाहे वो समुद्र में हो चाहे वो भूमि पर हो, तो उन्हें सरकार क्या कर सकती है? संरक्षित रिजर्व घोषित कर सकती है। अब ये संरक्षित क्षेत्र वन्य जीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यानों से अलग कैसे हैं? तो वन्य जीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान और संरक्षित वनों के समान संरक्षित रिजर्व पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र नहीं होते हैं। हालांकि संरक्षित रिजर्व के अंदर किसी भी विकासात्मक या कृषि गतिविधि को राज्य और केंद्रीय वन्यजीव बोर्ड से मंजूरी की आवश्यकता होती है। देखो, अगर अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान होगा तो उसमें किसी भी तरीके की गतिविधि को अलाउ नहीं किया जाता, परंतु अगर संरक्षित क्षेत्र है तो आप केंद्र सरकार या राज्य सरकार की अनुमति लेकर उस क्षेत्र में कोई भी कार्य कर सकते हो। पर इसके लिए शर्त क्या है कि आपके पास राज्य सरकार के द्वारा मंजूरी प्राप्त हो। अब देखते हैं कि झुंझुनू जिले में कौन कौन से कंजर्वेशन रिजर्व स्थित हैं। तो झुंझुनू जिले में 4 कंजर्वेशन रिजर्व स्थित हैं। पहला है बीड़ झुंझुनू कंजर्वेशन रिजर्व, दूसरा है बंसियाल खेतरी कंजर्वेशन रिजर्व झुंझुनू, तीसरा है बंसियाल खेतरी बागोर कंजर्वेशन रिजर्व झुंझुनू और चौथा है मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व झुंझुनू। इनको याद करने की ट्रिक है कि बीड़ी की बांस से मन खराब हो जाता है। बांस का मतलब होता है बदबू से, तो बीड़ी की बांस से मन खराब हो जाता है। तो इन्हीं से चारों कंजर्वेशन रिजर्व कंप्लीट हो जाएंगे। बीड़ी से बीड़ झुंझुनू कंजर्वेशन रिजर्व, उसके बाद बंसियाल बांस से बंसियाल खेतरी कंजर्वेशन रिजर्व, फिर बंसियाल खेतरी बागोर कंजर्वेशन रिजर्व और चौथा है मन से मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व। तो इस तरीके से चारों आपको याद हो जाएंगे। टोटल राजस्थान के अंदर 14 कंजर्वेशन रिजर्व है, जिनमें से 4 आपके सामने हैं।
शुरू में जैसे हमने कहानी में बात की थी कि चंग, ठप और गिदड़ नृत्य दिखाई दे रहा था, तो ये तीनों के तीनों नृत्य शेखावटी क्षेत्र के प्रमुख नृत्य हैं। चंग नृत्य कहाँ होता है? शेखावटी क्षेत्र में। और किसके द्वारा किया जाता है? तो पुरुषों के द्वारा किया जाता है। उसके बाद दूसरा है गिदड़ नृत्य। ये भी कहाँ होता है? ये भी शेखावटी क्षेत्र के अंदर होता है और पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और ये कब होता है? होली से पूर्व डांडारोपण से होली के सप्ताह भर बाद तक चलता है। और तीसरा है ठप नृत्य या डप नृत्य। स्थान है शेखावटी क्षेत्र, पुरुषों का समूह नृत्य होता है ये, और किया कब जाता है? बसंत पंचमी पर किया जाता है। तो कहानी के की पॉइंट से याद रखना, चंग, ठप और गीदड़ नृत्य, ये तीनों के तीनों नृत्य कहाँ किए जाते हैं? शेखावटी क्षेत्र में। और तीनों के तीनों नृत्य ही किसके द्वारा किए जाते हैं? पुरुषों के द्वारा किए जाते हैं। बाकी इनकी डिटेल अपन नृत्यों वाले चैप्टर के अंदर करेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। झुंझुनू जिला आज कंप्लीट होता है। जो जानकारियां इस वीडियो में रह गई हैं वो शेखावटी क्षेत्र की क्लास में कंप्लीट करवाई जाएंगी। जाने से पहले रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट की हेल्प की जा सके। आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं। थैंक यू।